था मैं। पता नहीं क्या हो गया, मैं मीटिंग से बाहर आ गया। हाँ, मुझे पता नहीं, मुझे अचानक से किक आउट कर दिया मीटिंग में से। तो आई थिंक नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, हाँ कोई मैं। बात नहीं। ओके। और ओके, तो ये जो थे उसके सेकेंडरी कंप्लेंट्स जो थे, जो एक्चुअली चीफ कंप्लेंट्स भी है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। ठीक है, उसके बाद दूसरी तकलीफ उसको जो है वो है अनकाइलोजिंग की। ठीक है। अब ये तकलीफ है, उसने बोला ये भी अचानक से चालू हो गया है, लेकिन कब से चालू हुआ है वो एग्जैक्टली उसको भी याद नहीं है। ओके, कि कब एक्चुअली चालू हुआ, कैसे हुआ ये तकलीफ। लेकिन एक बात एकदम श्योर है कि ये एकदम प्रोग्रेसिव कंप्लेंट्स है। ओके, इसको जो दर्द है, गले की तरफ दर्द हो रहा है, जो हाथों में जाता है, और कमर में दर्द है, जो कमर से पैरों में भी जाता है उसको, दोनों भी हिप्स में है उसको दर्द, बहुत पेन है। और स्टिफनेस तो कुछ बहुत ही ज्यादा स्टिफनेस है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते वो कर सकती है। अब जब वो मेरे पास आई थी, उसको कंप्लीट बैम्बू स्पाइन था। एक्सरे के अंदर भी कंप्लीट बैम्बू स्पाइन था उसका। एंकलोजिंग के अंदर में जो टिपिकल फीचर्स होते हैं वो था उसको। ठीक है। और वो बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं थे उसके, नेक नेक और बैक के तो मूवमेंट्स ही नहीं थे। उसका स्पाइन था वो कंप्लीट फ्यूज हो चुका था जब वो मेरे पास आई थी। अब आप जो सोचो आप, ये सिर्फ 21 साल की लड़की है और कंप्लीटली उसके स्पाइन में मूवमेंट्स ही नहीं है। ठीक है। तो अभी फिलहाल उसको इतना ही याद है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और बहुत ही ज्यादा स्टिफनेस है। ओके, बहुत ही ज्यादा अकड़ अकड़ जाता है ये सुबह के टाइम पे स्पेसिफिकली। और डैम फ्लोर पे अगर कभी बैठेगी तो बढ़ जाता है ये तकलीफ। ओके, खट्टी चीजों से बढ़ जाता है तकलीफ। ओके, फिजियोथेरेपी वगैरह उसने बोला मैंने किया था, लेकिन कोई तकलीफ तो मैं मुझे आराम मिला नहीं मुझे। और इस तकलीफ के साथ फिर से अभी चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो गया है। स्पेसिफिकली जब दर्द बढ़ जाता है वो टाइम पे बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है उसको। ठीक है। अब इसके अलावा, जैसे मैंने बताया आपको, ऐसे लॉन्ग टर्म क्रॉनिक सिकनेस के अंदर में, लॉन्ग टर्म जब क्रॉनिक डिजीजेस जो होते हैं उसके अंदर धीरे धीरे मेंटल अफेक्शंस होना चालू हो जाते हैं। अब ये पेशेंट को भी, अब ये फिजिकल कंप्लेंट्स और मेंटल कंप्लेंट्स में की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। सो बहुत ही थॉट्स होते हैं उसको कि अगर कुछ भी गलत अगर देख लेती है तो उसको लगता है कि मेरे साथ भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी के यहाँ देखा कि किसी का देहांत हो गया है तो उसको लगता है कि मैं भी मर जाऊंगी। ठीक है। उसको कभी कभी लगता है कि भूत है, भूत वगैरह है, वो सब मुझे काबू कर लेंगे, मुझे मुझे पोजेस कर लेंगे। ठीक है। कभी टीवी देख लेगी और टीवी में कुछ डरावना शो देखेगी तो उसको लगता है कि वो भूत वगैरह आके उसको भी अटैक करेगा, या उसको उसके बॉडी के अंदर आ जाएगा। और उसको ऐसा लगता है कि आई एम possessed. Okay, she has delusion that I am possessed by ghosts. Okay, so कभी कभी उसको सपने भी आते हैं, और वो सपने बहुत डरावने होते हैं, फ्राइटफुल ड्रीम्स होते हैं उसके। और वो एब्सेंट माइंडेड हो गई है, उसको कुछ समझ ही नहीं रहा है क्या हो रहा है लाइफ में, एकदम एब्सेंट माइंडेड हो गई है। क्या नाम भूल जाती है वो, क्या काम करना है वो नहीं समझता है उसको। ओके, जब अकेली होती है तो ये सब चीजें उसको बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये तीन मेन कंप्लेंट्स है उसके एटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ। फिजिकल जनरल्स अगर देखेंगे तो आपने फोटो में तो देख ही लिया है, ये पेशेंट को बहुत ही पतली है वो। ठीक है। बहुत ही मैसिएटेड लग रही है। आप देखेंगे कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, कचकसियां है उसको। ओके। शोल्डर्स भी एकदम स्टूप शोल्डर्स है। खाना वाना वो बोलती है मैं अच्छे से खा रही हूँ, लेकिन उसको देख के लग तो नहीं रहा है कि वो खा पी रही है बराबर। और पसीना बहुत ही कम होता है। ठीक है। पसंद है उसको चिकन, अंडे। ओके, ये सब चीजें पसंद है, लेकिन वो चीजें से उसको तकलीफ भी होता है। ठीक है। ठंडी ठंडे ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बहुत पसंद है उसको। ठीक है। अब मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उससे उसको तकलीफ पड़ भी जाती है। ठीक है। तो मल्टीपल क्रेविंग्स और एग्रवेशन है ये पेशेंट को। ठीक है। अब वो 21 साल की है, लेकिन उसको अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं। अभी तक उसको पीरियड्स नहीं आए हैं। फैमिली हिस्ट्री है डिलेड मेनार्की की, बट अभी भी उसको 21 साल में भी पीरियड्स नहीं आए हैं। ठीक है।
एग्जामिनेशन वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वाइटल्स वगैरह तो स्टेबल थे वैसे, लेकिन अगर आप देखेंगे सर्वाइकल स्पाइन, उसमें वहाँ पर बिल्कुल भी टेंडरनेस वगैरह नहीं था, मसल स्पासेस भी नहीं थे, लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, चेस्ट एक्सपांशन भी लेस देन 2 सेंटीमीटर था, तो ये डायग्नोसिस कंफर्म था उसका एंकाइलोजिंग का। ठीक है, लंबार स्पाइन भी काइफोस्कोलियोसिस हो चुका था उसको। ओके, और लंबार स्पाइन में भी उसको ऐसा टेंडरनेस और दर्द वगैरह वैसे प्रेशर वगैरह पे कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट्स हार्डली नील थे, कोई भी रेंज ऑफ मूवमेंट्स नहीं थे। शोबर्स टेस्ट जो हम करते हैं यूजुअली एंकाइलोजिंग के अंदर में, वो पॉजिटिव था उसका। एसएलआर और स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट और सिक्योरिटी लेग स्ट्रेस टेस्ट ये सब नेगेटिव था। ओके, और इन जनरल उसके उसकी माँ ने बताया था कि उसको कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं था, फ्लैट चेस्ट था कम्प्लीटली उसका। ओके, और एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर भी नहीं थे उसके, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं था। तो डायग्नोस्टिकली अगर देखेंगे तो ये डिलेड मेनार्ची बिकॉज ऑफ malnutrition है मोस्टली। ओके, बिकॉज इतना लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कंडीशन है उसके, उस हिसाब से ये तकलीफ उसको ज्यादा बढ़ गई है। ये सब चीजें एक्सरे ये सब चीजें उसको है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था, अब कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, उसका पैथोफिजियोलॉजिकल कोरिलेशंस जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो पेशेंट जो है, वो फिजिकल उसके जो कंप्लेंट्स है, उसको पैथोलॉजिकल कोरिलेशन जानना जरूरी है। उससे हमें समझता है कि क्या चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या चीजें कॉमन है कंडीशंस में। ठीक है, जैसे अगर आप ये पेशेंट को देखेंगे, अब डॉक्टर एम एल धवले मेमोरियल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हम लोग ये सब चीजें काफी करते थे। SFFT जिसको बोलते हैं, ये SFFT चार्ट है जिसमें स्ट्रक्चर, फॉर्म, फंक्शन और टाइम से कोरिलेशन किया जाता है कंप्लेंट्स का। अब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का चार्ट बनाया हुआ है। फॉर्म के अंदर जो है, मेन फंक्शन जो फॉर्म के अंदर जो पेशेंट प्रेजेंट करता है, जो हमें दिखता है। ओके, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स और जो पेशेंट के सिम्टम्स है, वो यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे पेशेंट को पेन है, रंबलिंग है, बहुत ही इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स है, जो उसके जुलाब हो रहा है, उसको वाटरी सॉलिड सेमी सॉलिड है, ब्राइट रेड ब्लड है, उसको अर्जेंसी है, सॉफ्ट शूज भी है जो कभी कभी उसमें स्ट्रेन करना पड़ता है, वेट नहीं गेन कर रही है, पेशेंट बहुत कमजोरी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस में अगर देखेंगे तो ANA पॉजिटिव है, CRP भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है पेशेंट का। ओके, और हीमोग्लोबिन बहुत कम है पेशेंट का। ठीक है, स्टूल्स में एग्जामिनेशन के अंदर में RBC और व्हाइट ब्लड सेल्स भी है, और स्कोपी और बायोप्सी भी किया गया है ये पेशेंट का, उसके अंदर भी सजेस्टिव फाइंडिंग्स है अल्सरेटिव कोलाइटिस के। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं वो हमें दिखती है, ये हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, पेशेंट सिम्टम्स बता रहा है, वो सब चीजें फॉर्म में होती है। ठीक है, दूसरा, बिकॉज ये सब तकलीफ है, उस वजह से उसका फंक्शनिंग में क्या, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग क्या हो रहा है, प्रॉब्लम। ओके, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल अल्टरेशंस, वो हम यहाँ पर फंक्शन में हम कोरिलेट करते हैं। जैसे म्यूकोजल डिफेंसेस कम हो गए उसके, मोनोन्यूक्लियोटाइड इन्फिल्ट्रेशन है पेशेंट को, मैल एब्जॉर्प्शन है, और उसकी वजह से आयन सोर्स भी कम है पेशेंट के। अब मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से ओवरऑल ग्रोथ रिटार्डेशन जैसे बोल सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसको डिलेड मेनार्ची है, जिसकी वजह से मेंसेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो है फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन है बॉडी में। ओके, स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे तो ये केस है ऑटो इम्यूनिटी का। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ऑटो इम्यूनिटी है, जहाँ पे इम्यूनो रेगुलेटरी डिफेक्ट्स मिकोजा और सबमिकोजा के अंदर में हो गए हैं, रेडनेस, इरिदिमा, इडीमा, क्रिप्टाइटिस, अल्सरेशन और हेमोरेज हो रहा है पेशेंट को, और ये हेमोरेज दिख रहा है ब्लड की तरह स्टूल्स में। ठीक है, तो ये जब हम कोरिलेट करते हैं, हमें समझता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक चीजें ये पेशेंट के अंदर में है। ओके, और डिजीज वाइज अगर देखेंगे तो हर कोई डिजीज के अंदर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना कि केसेस के अंदर में कॉमन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम उस बेसिस पे पेशेंट्स को मेडिसिन देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है क्रॉनिक फुलमिनेंट टाइप विद एसोसिएटेड मैलन्यूट्रिशन। अब ये जो मायाजम है वो ट्यूबिकुलर मायाजम है, जैसे आप देख रहे हैं वीकनेस, ब्लीडिंग,
अल्सरेशन, ओके, और ये सब चीजें ट्यूबरकुलर माइजम को पॉइंट करता है, ठीक है। सिमिलरली अब दूसरा जो केस है, अब एटोपिक डर्मेटाइटिस का मैंने नहीं बनाया हूँ एस एफ एफ टी, ठीक है। ये है अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, ओके। तो इसके अंदर भी आप अगर देखेंगे जो फॉर्म है, ओके, जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, ओके, जो पेन है, स्टिफनेस है, ओके, फिर एग्रेवेटरी मॉडलिटीज है जो पेशेंट के, और एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स है, ओके। अगर आप इन्वेस्टिगेशन अगर देखते हैं ये पेशेंट के, तो ईएसआर इंक्रीज था, सीआरपी अगेन पॉजिटिव था इसका, एक्सरे के अंदर में एक्सरे स्पाइन जो किया हुआ था उसके अंदर कंप्लीट फ्यूजन था, ठीक है। तो ये चीजें जो हमें दिख रही है, जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशन है। अब फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन क्या हो रहा है, मैक्रोफेज इन्फिल्ट्रेशन है, प्रोटीन रिएक्टिव एक्यूमुलेशन है, और सीवियर लिमिटेशन है मूवमेंट्स की, ठीक है। और ये अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे ये चीजों का पैथोलॉजिकली अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो पैथोलॉजिकली के अंदर में पैथोलॉजी भी अगर देखते हैं तो ऑटो इम्यूनिटी है पेशेंट को, ऑटो इम्यूनिटी स्पेसिफिकली HLA-B27, ओके, वो भी पॉजिटिव है ये पेशेंट का। तो इसमें क्या होता है ये कंडीशन के अंदर में, बहुत सारा इंफ्लेमेशन होता है, एंथोसाइटिस होता है, ओके, सैक्रोइलाइटिस, इडिमा, इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉनिक इरोजन होते हैं, ऑसिफिकेशन होता है, ओके, और फिर फ्यूजन हो जाता है, ओके, और इस तरह से फिर बैम्बू स्पाइन होता है। तो अगर हम कोई केस को समझते हैं इस तरह से, बहुत इजी हो जाता है हम लोगों को वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर ओवरऑल देखते हैं तो ये केस है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का with ANA positivity, okay, पॉसी आर्टिकुलर with only axial involvement है ये एंकाइलोजिंग में, ओके, और जुवेनाइल ऑनसेट है, आप देखेंगे कि बहुत बहुत ही बचपन में ही चालू हो गया है ये तकलीफ, ठीक है। अब ये सब चीजें माइंड में रख के, अब जैसे आप देखेंगे कि ये सिम्टम्स, ये पेशेंट जो थी, मेंटल सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं थे इसके अंदर में, फिजिकल पर्टिकुलर्स, फिजिकल जनरल्स बहुत सारे थे ये केस के अंदर में। इसलिए मैंने बॉर्निंगहॉसन्स अप्रोच लिया था, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटीज थे अंदर, कैरेक्टरिस्टिक मेंटल कंकॉमिटेंस थे, और फिजिकल जनरल्स थे, राइट। तो मोडालिटी क्या क्या आया था, जो भी हम लोगों ने याद है स्टार्टिंग में जो थे मोडालिटी थे, मिल्क एग्रेवेशन, फिश एग्रेवेशन, मीट एग्रेवेशन, चिकन एग्रेवेशन, beer and peas aggravation, sour aggravation, evening aggravation, weakness, diarrhea from irritability combines with menses delayed in girls, hemorrhage bright red, anemia, blood loss from, and dreams of dead people. Okay, for mental differentiation के लिए लिए गए थे। पोटेंशियल डिफरेंशिएशन फील्ड के अंदर में क्रेविंग फॉर चिकन, एग्स, कोल्ड ड्रिंक्स, क्रेविंग फॉर फिश, एवर्जन मिल्क, एंटिसिपेटरी एंजाइटी, और एंगर, वायलेंट, और एट ट्रिफल्स, ठीक है। ये सब चीजें हमने पीडीएफ में लिए हैं। होमपैथ के थ्रू रेपिटाइजेशन किया गया था, रेमेडीज जो आ रहे थे वो थे आर्सेनिकम एल्बम, फेरम मेटालिकम, फॉस्फोरस, ब्रायोनिया, और सल्फर। अब ये पेशेंट है उसको फॉस्फोरस दिया गया था, लेकिन फॉस्फोरस से कुछ ज्यादा आराम नहीं मिला था ये पेशेंट को, ठीक है। फाइनल रेमेडी डिफरेंशिएशन वगैरह करने के बाद ये पेशेंट को दिया गया था फेरम मेटालिकम, ओके। अब अंडरस्टैंडिंग फेरोमेटालिकम को हम देखेंगे कि फेरोमेटालिकम क्यों प्रिस्क्राइब किया गया था। ये जो आईसीआर में सिंपोजियम वॉल्यूम्स है, सिंपोजियम वॉल्यूम के थ्रू ये मैंने नोट्स भी बनाया है फेरोमेटालिकम के। तो अगर फेरोमेटालिकम को देखेंगे, बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी होता है उसमें, एक्साइटेबिलिटी होता है, डेबिलिटी, एंड चेंजेबिलिटी, ओके। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट होता है, ओके, और एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेबिलिटी होता है फिजिकल और मेंटल लेवल पे। अब ये कंटिन्यूस हाइपर सेंसिटिविटी और एक्साइटेबिलिटी की वजह से धीरे 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 पेशेंट का सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने लगता है, डेबिलिटी होती है, और चेंजेबिलिटी, ओके। अगर हम पैथोलॉजिकली अगर ये देखते हैं ये केस को, हाँ, फेरामेटालिटिक मेटालिकम के केस के अंदर अंदर अगर हम देखते हैं, तो डीजेनरेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, इश्यूमिया, और परेसिस, ये सब पैथोलॉजिकली देखने को मिल सकता है। Along with this, patient को sentimentality रहता है with multiple desires and attachments. Okay. Initially, there is going to be बहुत सारा enthusiasm होता है patient के अंदर, लेकिन as time passes, जैसे ही जो complaints जो है वो chronic हो जाते हैं, तो because irritability की वजह से, excitability की वजह से erratic outbursts होना चालू होते हैं. Okay, erraticity जो है it points to tubercular miasm. Okay, not only physically but also मेंटली एंड इमोशनली एराटिक आउटबर्स्ट होते हैं, ठीक है। और बिकॉज ये
कंटिन्यूस एराटिसिटी की वजह से मेंटल और फिजिकल वीकनेस और डिप्रेशन हो जाता है। पेशेंट जो है वो डिसीजंस नहीं ले पाता है। पेशेंट के पास विल और डिजायर और ड्राइव ये कम हो जाता है। ओके, मोटिवेशन, विल, डिजायर ये पेशेंट का फिर कम हो जाता है। ये केस में भी हमने ऐसे ही देखा है। लॉन्ग टर्म क्रॉनिक सिकनेस हो गया है और अब मेंटल अफेक्शंस हो गए, इरिटेबिलिटी हो गया है, पेशेंट को कुछ करने का मन नहीं होता है। ठीक है। और जैसे ही पेशेंट को रियलाइज होता है कि अरे अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, ओके, अब मेरा कुछ नहीं होगा, फिर धीरे धीरे पेशेंट को सैडनेस, गिल्ट, एंजाइटी और वेक्सेशन ये सब जो मेंटल इमोशंस है वो आपको देखने मिलेंगे पेशेंट के अंदर। तो आप देखेंगे कि प्रोग्रेस कैसा होता है फेरामेटालिकम का। हाइपर सेंसिटिविटी से स्टार्ट होता है और धीरे 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 मेंटल डिप्रेशन, ओके, सैडनेस, गिल्ट, एंजाइटी। ओके, अब पेशेंट का जो सिम्टम्स आप देखेंगे, जो मैंने थर्ड एसोसिएटेड कंप्लेंट्स बताए थे, ओके, कि डर लगता है, सपने आते हैं, ओके, एंटिसिपेटरी एंजाइटीज जो है वो भूत का डर लगता है। अगर कुछ किसी को देख लेती है, कोई देखते, अगर वो देखती है कि कोई बीमार हो गया है, मैं भी बीमार हो जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी, तो वो एंजाइटी जो जो आप देखते हैं, आप ये फेरामेटालिटिकम के साथ मैच कर सकते हैं कि किस तरह से इनिशियल, अगर वो चाइल्डहुड का पिक्चर नहीं है अपने पास, लेकिन आई एम श्योर ये पेशेंट चाइल्डहुड में बहुत ही हाइपर एक्टिव रही होगी। ओके, अगर आप देखेंगे कि आप ये पेशेंट किस तरह से एंजाइटी और वेक्सेशन स्टेट में जा चुका है। ठीक है। फिर आप देखेंगे फेरम पर्सनालिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग पर्सनालिटीज होते हैं। ओके, ओवरटली एक तो पर्सनालिटी जो होता है वो एकदम एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी होता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, स्पेसिफिकली कॉन्ट्राडिक्शन से वायलेंस होता है। ओके, उसके अंदर में हर रिलेशनशिप सावर हो जाते हैं उनके, बिकॉज वो इतने गुस्से वाले होते हैं कि हर किसी के साथ वो अपना रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। इतना गुस्सा होता है, गुस्से के साथ मुंह लाल हो जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, इतना गुस्सा होता है वो पेशेंट्स लोगों को। फेरामेटालिकम फेरामेटालिकम के अंदर एंगर विद सोमेटाइजेशन, सोमेटाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेम्बलिंग, रेडनेस ऑफ फेस, ये फेरामेटालिकम का पिक्चर है गुस्से का। ओके, तो ये पेशेंट जो है, सॉरी, ये जो पेशेंट है, अब आप देखेंगे कि ये इतने गुस्से वाले पेशेंट है, हो जाता है ये कि उसको फिर कोई सिंपैथी नहीं मिलती है। ओके, और कोई रहना पसंद नहीं करता है वो पेशेंट के साथ आजू बाजू। ओके, सो धीरे धीरे ये पेशेंट को फिर रिमोर्स होने लगता है। ओके, और फिर एंग्जाइटी चालू हो जाती है छोटी छोटी चीजों के लिए। ओके, और एंग्जाइटी विद वाइसोमोटर डिस्टर्बेंसेस। ओके, तो इसके अंदर में फेरामेटालिटिकम का पिक्चर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत सोमेटाइजेशन होता है। सोमेटाइजेशन मतलब गुस्सा रहेगा तो गुस्से का साथ ट्रेम्बलिंग होगा, रेडनेस ऑफ फेस होगा। अगर एंजाइटी है तो एंजाइटी के साथ भी ट्रेम्बलिंग होगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो सोमेटाइजेशन, वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस बहुत सारे होते हैं फेरामेटालिटिकम पर्सनालिटी में, जो अपने ये पेशेंट में भी देखा गया था। फिर जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो ओवर्ट रिएक्शंस कम हो जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स सब कॉन्शियस लेवल पे बढ़ते हैं, तो फिर ड्रीम्स चालू हो जाते हैं पेशेंट को। ओके, जिस तरह से आपने देखा है ये पेशेंट के अंदर भी स्टार्टिंग में इतने फिजिकल इश्यूज है पेशेंट को, बिकॉज ऑफ फिजिकल इश्यूज में इतनी चिड़चिड़ापन आ गया है, और अब मेंटल डिप्रेशन हो चुका है, और कॉन्फ्लिक्ट्स है, और सब कॉन्शियस लेवल पे, ड्रीम्स के लेवल पे उसको घोस्ट के ड्रीम्स आ रहे हैं, और वो एंजाइटी लेवल जो आप देखेंगे वो सब चालू हो गया है। तो आप देखेंगे पैटर्न जो फेरम मेटालिकम का, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, फिर होता है एंजाइटी, और फिर होता है सबकॉन्शियस लेवल पे सब चीज। ठीक है। फिर ड्रीम्स होते हैं, सपने क्या आते हैं पेशेंट को, पुराने दोस्तों के, ओके, अपने रिलेटिव्स के, मरे हुए लोगों के, पुराने स्कूल के दिनों के। ठीक है। सो ये पेशेंट फिर धीरे धीरे रियलिटी के अंदर, ही कैन नॉट फाइट रियलिटी। ओके, बट वो फिर सपनों में ही फिर झगड़े चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो पेशेंट को ड्रीम्स होते हैं, बैटल्स, वॉर्स, फाइट्स। ठीक है, ये सब सपने चालू हो जाते हैं पेशेंट को।
और कुछ दिनों बाद अगर और भी प्रोग्रेस अगर आगे देखेंगे आप, सेक्सुअल इंडल्जेंस, ओके, विच विल डाइवर्ट फ्रॉम रियलिटी, और फिर पेशेंट को बहुत ही कमजोरी हो जाएगी और गिल्ट। ओके, सो सेक्सुअल इंटेलिजेंस, उसके बाद डेबिलिटी और गिल्ट, और एंड स्टेज में पैरानॉइड डिल्यूजन्स, डिल्यूजन्स ऑफ वॉर, कमिटेड क्राइम, ऑफ बीइंग परस्यूड बाय जैसे भूत है, मुझे भूत पकड़ रहा है, भूत ने मुझे काबू कर लिया है, ये सब चीजें फिर चालू हो जाती है, जो पैरानोया स्टेज में पेशेंट चले जाता है। अब ये सब कुछ पूरा पैटर्न जो है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, ये पूरे पेशेंट जो ये पेशेंट हमारा जो है, उसमें ये सब पैटर्न देखने मिल रहे हैं। ठीक है, और ये थर्ड जो स्टेज है सेक्सुअल इंटेलिजेंस, वो तो पेशेंट में था नहीं। अगर आप देखेंगे तो वो इसलिए नहीं आया होगा, प्रोबेबली बिकॉज अब ये पेशेंट का अंदर में डिलेड मेनार्ची वगैरह है, तो वो जो सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह है वो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं पेशेंट में। ठीक है, तो okay, फिर दूसरा स्टेज जो है, अब ये था ओवर्ट स्टेज, दूसरा स्टेज जो है वो सप्रेसिव स्टेज है फेरमेटालिकम का, जिसमें गुस्सा वगैरह है लेकिन वो पेशेंट सप्रेस करता है। ओके, हॉस्टिलिटी रहता है माइंड लेवल पे, बहुत ही वायलेंट पेन्स होते हैं पेशेंट को। ठीक है, कंजेशन, ओके, फिजिकल लेवल में कंजेशन होता है, थोड़ा भी एग्जर्शन हो गया, थोड़ा भी इमोशंस हो गया तो पेशेंट के अंदर रेडनेस आ जाता है। फॉल्स प्लेथोरा, अगर आप एलेंस की नोट्स में देखेंगे तो उसमें लिखा गया है फॉल्स प्लेथोरा, एनीमिक है पेशेंट, फिर भी रेडनेस है पेशेंट के फेस पे। ओके, दैट इज कॉल्ड फॉल्स प्लेथोरा। ठीक है, सो कंजेशन ऑफ सिंगल पार्ट्स, फॉल्स प्लेथोरा विद कोल्डनेस, हाइपर सेंसिटिविटी है पेशेंट को, मल्टीपल ड्रग एलर्जीज, ओके, मल्टीपल फूड एलर्जीज, मल्टीपल cravings and multiple aversions and multiple aggravations, जिस जो हमने फिजिकल लेवल पे ये पेशेंट में भी देखा है। ठीक है, अब क्या क्या तकलीफ हो सकती है फेरामेटालिक की पेशेंट को? स्किन कंप्लेंट्स लाइक एलर्जीज, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हो सकते हैं, इरिटेबल बाउल, इन्फ्लेमेटरी बाउल, जो हमारे पेशेंट को दोनों भी है, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं, थायराइडोक्सिकोसिस, रूमेटिक अफेक्शंस, इनहेरिटेड गाउटी और रूमेटिक डायथिसिस। ओके, ये सब चीजें आपको देखने मिलेंगी। और एट द एंड सीवियर वीकनेस, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोरी, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, बिकॉज ब्लीडिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, नॉक्टर्नल एमिशंस हो रहा है, तो उस वजह से ये पेशेंट को बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ जाती है। ठीक है, अब बचपन में कैसे होता है फेरामेटालिकम? बचपन में कोई भी पेशेंट अगर फेरामेटालिकम का पेशेंट होगा, बच्चा अगर होगा, वो प्रेजेंट करेगा एनीमिया लेके, अनीमिया, ओके, और लाल उसका फेस रहेगा रेड। ओके, एनीमिया में हम देखेंगे कि यूजुअली पेलनेस होता है, लेकिन फेरामेटालिकम के अंदर में फॉल्स प्लेथोरा होता है। ओके, रेडनेस, बट विद रेडनेस वो पेशेंट को एनीमिया रहेगा। ओके, तो पैरामेटालिकम के जो बच्चे बच्चे होते हैं उनकी माएँ भी जो है, उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। ओके, बोथ इंजुरीज, हेमेटोमा, डिलेड फॉन्टेनल क्लोजर्स, जो ताल वगैरह जो होता है वो सब भी बहुत लेट होता है बंद, डिफिकल्ट डेंटिशन, डायरिया, ओके, डेंटिशन के टाइम पे दांतों दांत जब दांत दांत जब इरप्ट हो रहे हैं वो टाइम पे बहुत डायरिया वगैरह पेशेंट को होता है। उसके अलावा ये जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। ओके, फिजिकली भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, खाने को लेके, कोई भी ड्रिंक्स को लेके, इवन वैक्सीनेशन को लेके, कभी वैक्सीनेशन भी दिया गया रहेगा ये पेशेंट को, आप देखेंगे इनको बुखार बहुत ज्यादा आ जाएगा। ओके, बीमार हो जाएंगे एक दो दिन के लिए, तो हर लेवल पे हाइपर सेंसिटिविटी होता है ये पेशेंट्स को। लेकिन बचपन में ये बच्चों को खाना बहुत पसंद है, बहुत ही ग्रेडीली खाते हैं वो, हर टाइम पे उनको खाना है, इंडाइजेशन होता है, इरेक्टेशन होते हैं, वॉमिटिंग होता है, लेकिन फिर भी बच्चा खाता है। खाने के बाद ये सब चीज़ तकलीफ हो जाती है, उसकी वजह से बहुत कमजोरी हो जाती है, और वो मैल नरिश हो जाता है बच्चा, बिकॉज ये जो भी है खाता है वो लगता नहीं है बॉडी में, बिकॉज एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ये सब आप देखेंगे तो पहले जो अ, ये बच्चों को फिर पेरेंट्स लोगों को लगता है कि माँ बाप को लगता है कि अरे बाप रे,
मेरा बच्चा तो बेचारा बहुत ही कमजोर हो गया है, तो वो उनको एकदम रिच फूड खाना खिलाना चालू कर जाता है, और सॉरी, बहुत ही रिच फूड खाना खिलाना चालू कर देते हैं बच्चे लोगों को, और उस वजह से फिर और एलर्जीज डेवलप होने लगते हैं बच्चों को। ओके। और अगर नहीं भी है एलर्जीज, ऑलरेडी वो एलर्जिक है वो ये सब चीजों को, तो मल्टीपल फूड एलर्जीज, मल्टीपल फूड क्रेविंग्स, ये सब ये पेशेंट्स लोगों को होते हैं। ठीक है। अगर बुखार भी आया पेशेंट को तो फेस हमेशा रेड होगा, फ्लश होगा, हाथ पैर हमेशा ठंडे होंगे। ओके, एंड देन उन लोगों को बहुत टाइम लगता है बुखार वगैरह से रिकवर होने के लिए। ठीक है। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ डेबिलिटी, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोरी होता है पेशेंट्स, बहुत ही इरिटेबल हो जाते हैं पेशेंट, थोड़ा सा भी आवाज हो गया या किसी ने हाथ लगा लिया तो ये बच्चे लोग बहुत चिड़चिड़ करना चालू करते हैं। हाँ, अगर पेशेंट को देखा भी किसी ने, ओके, सेंसिटिव टू बीइंग इवन लुक्ड एट, बट येट दे क्रेव सिंपैथी। ये कैमोमिला के टाइप के बच्चे होते हैं, इरिटेबिलिटी कैमोमिला टाइप रहती है फेरामेटालिकम के बच्चों की। ओके। और ये बच्चे जो है उनको बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, बट वो एम्बिशंस की तरफ जाने के लिए उनके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, और वो विल भी नहीं है उनके पास। ठीक है। नर्वसनेस, एंजाइटीज और सेक्सुअल एस्थेनियाज कॉमन है ये पेशेंट्स के अंदर। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट्स एग्रीवेशन है, बेटर बाय मूविंग लिम्स। ओके, विग्रस मूवमेंट्स एग्रीवेशन है, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है फेरामेटालिकम का। ओके, विग्रस मूवमेंट्स, जोर जोर से मूवमेंट्स करेंगे वो एग्रीवेशन है, लेकिन स्लो मूवमेंट्स जो रहेंगे उससे पेशेंट को अच्छा लगेगा। ओके, सो मॉडरेट एक्सरसाइज अगर पेशेंट करेगा तो ही फील्स बेटर विद दिस। ओके। अब ये जो केस है इसका फॉलोअप वगैरह के बारे में आपको बताता हूँ। फेरल मेटालिकम इसको 200 पोटेंसी में दिया गया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने फेरल मेटालिकम, मैंने 10 M तक लेके गया था ये पेशेंट को। ठीक है। ओके, स्लाइड मिस हो गया है। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ ये पेशेंट का क्या हुआ था। तो विद इन 2.5 months, 2.5 महीने के अंदर ही ये पेशेंट को जो उसके बाउल मूवमेंट्स वगैरह थे वो काफी कम हो गए थे, ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद हो गया फेरामेटालिकम के देने के बाद। ठीक है। 6 महीने के बाद जब पेशेंट आती है, उसकी माँ क्या बताती है कि डॉक्टर साहब, फर्स्ट टाइम है ये पेशेंट को मेंसेस आए, फर्स्ट टाइम ये पेशेंट को पीरियड्स आए। ओके। 6 मंथ्स मेडिसिन कंटिन्यूसली लेने के बाद पेशेंट को पीरियड स्टार्ट हो गए। ओके। अराउंड 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर पेशेंट को उसकी मदर ने बताया कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आ गए हैं, ब्रेस्ट पर डेवलपमेंट हो गया है, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर है पेशेंट को। ठीक है। तो धीरे धीरे वेट गेन होने लगा। ये पेशेंट का वेट सिर्फ 37 kg था। ठीक है, जब आई थी मेरे पास। कंटिन्यूसली मेडिसिन ले रही है अभी भी ये पेशेंट, बिकॉज इसको लॉन्ग टर्म मेडिसिन लगेगा इन हायर पोटेंसीज। ठीक है। सो मेटालिकम ने बहुत ही अच्छा काम किया ये पेशेंट के ऊपर। अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो कंप्लेंट्स है पेशेंट के, वो बहुत अच्छी तरह से सेटल हो चुके हैं। कभी कभी ऑन एंड ऑफ पेशेंट को कभी डायरिया विद लिटिल ब्लड ब्लीडिंग कभी कभी हो जाता है, लेकिन खाना भी खा सकती है पेशेंट। मल्टीपल जो एलर्जीज वगैरह है वो काफी कंट्रोल में आ चुके हैं। मिल्क जो है, जो दूध है, वो अभी भी पेशेंट नहीं पी पाती है। मैंने भी पता बोल दिया है पेशेंट को कि अगर आपको वो नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, उससे एग्रेवेशन हो रहा है, तो वो बंद कर दें। बाकी जो भी जो फूड था उसका जो एग्रेवेशन था वो कम हो गया। वो दाल, ओके, मांस वगैरह सब खा पा रही है और तकलीफ नहीं होता है उससे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट था ये केस के अंदर। मेन एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए मैंने ये प्रेजेंट किया था। एटोपिक डर्मेटाइटिस के जो कंप्लेंट्स थे उसके, वो भी कंप्लीटली ठीक हो गए हैं अब, और मैंने आपको फोटोज भी बताया थे इसके। तो बिल्कुल भी अब इचिंग और स्किन के इश्यूज है ही नहीं पेशेंट को अब। और अल्सरेटिव भी काफी सेटल हो गया है केस। और एंकालोसिंग के जो कंप्लेंट्स है उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर पाया। और जब पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, कंप्लीटली इरिवर्सिबल डिजीज है ये, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कंप्लीट बैम्बू स्पाइन है तो आप होम्योपैथी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बैम्बू स्पाइन फिर से फ्लेक्सिबल हो जाए। ठीक है। तो बैम्बू स्पाइन को कुछ नहीं कर पाया। और
अभी और एक्सियल स्केलेटन तो अफेक्शन नहीं है ये पेशेंट का, लेकिन बैम्बू स्पाइन जैसे था वैसे ही है, लेकिन बाकी सब तकलीफ उसकी काफी कम हो गए। तो वो बहुत ही अच्छा केस था ये, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट था स्किन लेवल पे, ऑटो इम्यूनिटी के लेवल पे। पेशेंट काफी खुश हो गया था ये, उसके पेरेंट्स वगैरह को भी काफी अच्छा लगा। ठीक है, अब ये जो सेकंड केस है, अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, तो मैं थोड़ा फटाफट खत्म कर लेता हूँ ये वाला केस। ये जो केस है नॉन हीलिंग अल्सर का है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ इस केस का पहले। ओके, ये नॉन हीलिंग अल्सर है। अराउंड 3-4 महीने में ये कम्प्लीटली ठीक हो गया था। ये पेशेंट को जो ये था नॉन हीलिंग अल्सर था, ये ऑलमोस्ट 1.5 साल से था ये पेशेंट को। ठीक है, 1.5 साल से था ये। ठीक है। Okay. और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। हेरिंग रॉफ क्योर जो है, वो अगर समझना है तो ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रूव हुआ था ये केस के अंदर। ओके, सो ये जो नॉन हीलिंग अल्सर था ये पेशेंट का, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि क्या है ये केस के अंदर में। ओके, तो ये 40 साल की है, इनफर्टाइल फीमेल। ओके, एक बच्ची है, जो बच्ची उसको 17 18 साल में पैदा हुई थी। ओके, और उसके बाद से वो हमेशा इनफर्टाइल रही है। अब ये पेशेंट है, बहुत ही ओबीज है, वजन बहुत ज्यादा है, और खाने पीने में बिल्कुल ध्यान नहीं देती है ये पेशेंट। जंक फूड्स और ये सब चीजें बहुत ही उसको क्रेविंग है। ठीक है। अब ओबेसिटी है, ओबेसिटी की वजह से अगर आप देखेंगे तो उसको डिस्कलरेशन है नेप ऑफ नेक। ओके, जो ज़ैंथेलेस्मा बोलते हैं वो है। बिटवीन लेग्स भी उसको डिस्कलरेशन है, और पीरियड्स वगैरह है, सीवियर मेनोरेजिया है, क्लॉट्स भी बहुत सारे होते हैं पेशेंट को। ठीक है, ब्लोटिंग डायरिया ऑन एंड ऑफ होता है पेशेंट को, लेफ्ट साइडेड साइटिक पेन्स है। ठीक है, हंगर एग्रावेशन है पेशेंट को, थर्मली हॉट है, क्रेविंग है उसको फैटी फूड का, स्वीट्स का, फास्ट फूड का, सॉल्टी फूड, बीफ और लैम्प क्रेविंग है इसको। हेडेक्स है ये पेशेंट को एयर कंडीशनर में जाते ही, और आर्टिफिशियल हीट अगर होती है विंटर में। अभी कनाडा में कैसा होता है कि ठंडी 6 महीना बहुत ठंडी होती है, बर्फ वगैरह गिरता है, तो वो टाइम पर घरों में हीटर वगैरह होता है। तो ये पेशेंट जो है उसको आर्टिफिशियल अगर हीट जो भी होता है, हीटर वगैरह, उससे वो पसंद नहीं, उससे हेडेक्स हो जाते हैं उसको। ठीक है, और एयर कंडीशनर भी अगर रहेगा तो उससे भी हेडेक्स हो जाते हैं। ओके, बहुत ही अजीब किस्म का कॉन्ट्राडिक्टरी ये था उसको। ठंडी भी है और फिर भी उसको ये आर्टिफिशियल हीट, एयर कंडीशनर, ये सब, अगर गर्मियों में गर्मी भी होती है बहुत, वो टाइम पे एयर कंडीशनर की यूज करना पड़ता है। तो एयर कंडीशनर भी अगर यूज करेंगे तो उसको हेडेक्स हो जाते हैं, सर दर्द हो जाता है। आर्टिफिशियल हीट करेंगे यूज विंटर में, उससे भी उसको हेडेक्स हो जाते हैं। ऐसे था। सपने आते हैं उसको सांपों के, सेक्सुअल नेचर के सपने हैं, और एनिमल्स के सपने आते हैं कि कुत्ते उसको अटैक कर रहे हैं, और उसको ड्रीम्स भी आते हैं, सपने भी ये आते हैं कि मैं बहुत खा रही हूँ, खाती ही रही हूँ। ओके, बहुत ही स्नॉरिंग है इसलिए नींद के टाइम पे। ओके, अब बचपन में अगर आप देखेंगे तो उसके पेरेंट्स जो थे, उसके माँ बाप थे, वो सेपरेट हो चुके थे, उनका डिवोर्स हो गया था। तो इसका जो ध्यान था वो उसके आंटी ने लिया, देखा रखा था, हमेशा उसके आंटी ने उसका ध्यान दिया था उनको, उसके ऊपर। आंटी के पास ही रहती थी। लेकिन वो बोलती है मुझे कि आंटी के पास रहने के लिए, मुझे हमेशा आई ऑलवेज हैड टू बी गुड टू हर। मुझे उसके सामने हमेशा अच्छा बनना था। अगर मैं अच्छा नहीं रहेगी रहूँ उसके पास, तो मुझे मेरा वो बराबर ध्यान नहीं रखेगी, ऐसे मुझे हमेशा फील होता था। ओके, आई हैड टू ऑलवेज प्लीज पीपल। ओके, आई ऑलवेज हैड टू प्लीज माई आंटी, सो दैट वो मुझे खाना दे, सो दैट वो मेरा केयर कर सके। ओके, आंटी बहुत ही कंजूस थी। वो बोलती है बहुत कंजूस थी आंटी। मुझे खाली 2 पीसेस मटन चिकन के दे देती थी वो, और बस पूरा दिन भर ऐसे ही रहता था मेरा। खाना इतना कम खाती थी, फिर भी मेरा वजन बढ़ा हुआ ही था हमेशा। ओके, मैं हमेशा, और मुझे उस चीज का बहुत ही अफसोस होता था कि मुझे तो आंटी खाना भी नहीं देती है, फिर भी मेरा वजन इतना ज्यादा क्यों है। ठीक है, तो वो वजन हमेशा रहता ही था मेरा। तो बचपन लोग हमेशा मुझे नाम बोलते थे, और हमेशा मुझे चिढ़ाते थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं उन लोगों से दूर भागती थी, मैं छुप जाती थी उन लोगों से। ओके, सो कभी कभी, ताकि बच्चे जो है वो मुझे अपनाए, ताकि वो मुझे मेरे साथ खेलें, तो मैं उनको, मेरे पास कभी कुछ चॉकलेट बिस्किट कुछ होते थे तो मैं उनको दे देती थी, ताकि मेरा उनका ट्रस्ट हो जाए और वो मुझे प्यार करने लगे। तो मेरी पूरी जिंदगी वो बोलती है कि मैंने हमेशा ट्राई किया,
ताकि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं और लोगों का प्यार में जीत पाऊं। ठीक है। अ, उसको ऐसा लगता था कि आंटी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन आंटी जो थे उसकी, उसके डैडी जो थे, उसके जो पिताजी थे, उसके पैसे के पीछे थे हमेशा। ठीक है। तो पिताजी के देहांत के बाद अब पेशेंट बड़ी हो गई थी, अब आंटी बूढ़ी हो गई, फिर भी वो पेशेंट ने फिर ध्यान दिया उसकी आंटी के ऊपर। आंटी का काफी ध्यान दिया उनका, उनको हमेशा पैसे वगैरह भी भेजती थी। वो बोल रही थी कि आंटी के ऊपर गुस्सा है मुझे, लेकिन कोई है भी नहीं उनका ध्यान रखने के लिए। अगर उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा होता, भले ही मुझे बहुत अच्छी तरह से मुझे नहीं रखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा होता तो कोई भी नहीं ध्यान रखता मेरा। तो ये केस अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा, बहुत ही कैओटिक लाइफ है। अब जैसे ही ये पेशेंट धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसका रिलेशनशिप्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कैओटिक रिलेशनशिप्स थे। ओके। बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स थे उसके। ओके। शॉर्ट, छोटे छोटे लिव इन रिलेशनशिप्स। ओके। और बहुत ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट, बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स थे ये पेशेंट के। और वो पेशेंट बोलती है कि मुझे डर था अंदर में कि मेरे पास कोई भी नहीं रहेगा। ओके। और वो डर की वजह से मैं मल्टीपल पार्टनर्स करती थी। ओके। उसको लगता था कि आई विल फेल एज अ वाइफ। ओके। तो वो फियर ऑफ फेलियर था। उसको बहुत ही डिजायर था एप्रिसिएशन, और डिजायर था कि लोग मुझे प्यार करें। ठीक है। और इसी वजह से वो 19 ईयर्स में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक है। और शादी भी ऐसे आदमी से किया उसने जिसको उसको पता नहीं था। वो आदमी के ऑलरेडी 10 बच्चे थे, अलग अलग वाइफ्स थे उसके। उसके अलग अलग पार्टनर्स से, अलग अलग पार्टनर्स से 10 बच्चे ऑलरेडी थे उसके। तो जब उसको पता चला, उसको बहुत ही ट्रॉमेटिक लगा, उसने छोड़ दिया वो पेशेंट को, वो उसके हस्बैंड को। अपनी बेटी को उसने अकेले ही फिर हैंडल किया। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा कैओटिक लाइफ था उसका। ओके। बहुत ही गुस्से वाली लाइफ थी। बहुत ही गुस्सा आता है इस पेशेंट को। मैं डायरेक्टली, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्टली टोटालिटी पे जाता हूँ और बताता हूँ आपको कि और क्या क्या फीलिंग्स वगैरह थी पेशेंट को। तो फोर्सिकल फीलिंग था। ओके। फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ लूजिंग सपोर्ट, डिजायर फॉर अप्रिसिएशन, इलनेस फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट था, एंगर वायलेंट, स्पीक्स हार्शली एंड कट्स ऑफ रिलेशंस, गिल्ट था, रिप्रोचिंग था सेल्फ, फियर ऑफ पावर्टी कि मेरे पास पैसे सब खत्म हो जाएंगे, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स, सेक्सुअल ड्रीम्स, एनिमल्स, ड्रीम्स ऑफ ईटिंग। ठीक है। और दूसरा उसका एडिक्शन हो चुका था, वो था फॉर्च्यून टेलर्स। जो लोग फ्यूचर बताते हैं ना, उस वो फ्यूचर जो लोग बताते हैं उसका एडिक्शन हो गया था उसको। वो इतना पैसा उसने, ये नर्स है, ये पेशेंट जो है वो नर्स है, उसने इतने पैसे उसके बर्बाद कर दिए इस चीजों के ऊपर, लोगों को पैसे दे दे के कि मेरा फॉर्च्यून बताने के लिए कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। ठीक है। तो डिल्यूजन, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स इन फॉर्च्यून टेलिंग। ओबेसिटी है पेशेंट को, फैटी क्रेविंग, क्रेविंग फैट है, मीट का, स्वीट और जंक फूड का। कैनाइन हंगर है, नाइट एग्रीवेशन है हंगर में भी। और हार्ट पेशेंट है, एग्रीवेशन आर्टिफिशियल हीट और एयर कंडीशनर, कॉन्ट्राडिक्टरी मोडालिटीज जो है वो। और मेनोरेजिया है विद अनीमिया एंड क्लॉट्स, ब्लोटिंग है, डायरिया है। ओके। और एक्साइटिका लेफ्ट साइडेड है, और स्नोरिंग स्लीप ड्यूरिंग और टॉकिंग स्लीप ड्यूरिंग है। तो की फीचर्स अगर आप देखेंगे ये पेशेंट के अंदर में, तो हिस्ट्री ऑफ प्रोमिस्क्यूअस रिलेशनशिप्स, गिल्ट है, फोर्सिकन फीलिंग है, क्रेविंग फॉर स्वीट्स, ऑरेंजेस, जंक फूड, बहुत अलग अलग टाइप के फ्रूट्स है। हॉट पेशेंट, टॉक्स इन स्लीप, फियर है ऑफ बीइंग अलोन। और ड्रीम्स जो है इसकी एकदम स्ट्रॉन्ग साइकोटिक नेचर अगर आप देखेंगे वैसा है। चाइल्डहुड में अबंडनमेंट है। अगर ये पेशेंट बहुत ही बचपन में आई होती तो शायद कार्सिनोसिन दे सकते थे ये पेशेंट को, लेकिन अभी तो कार्सिनोसिन जैसा कुछ है नहीं। एडल्ट एकदम कैओटिक लाइफ है, साइकोटिक बैकग्राउंड है, अबंडनमेंट है, ओवर ओवर कंपनसेशन और फियर है, प्रोमिस्क्यूटी है, ओबेसिटी है, क्रेविंग्स है, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स है। ये सब चीजें कंसिडर करके रेप्रेजेंटेशन करने करने के बाद जो रेमेडी जो आया था वो है मेडोराइनम, कार्सिनोसिन, कैल्शियम कार्ब और लकीसिस और फास्फोरस। ये सब होम्योपैथिक रेमेडीज डिफ्रेंसिएशन करना था। ठीक है। तो रेमेडी मैंने दिया था ये पेशेंट को, ये रेमेडी है मेडोराइन। ओके। मेडोराइनम फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स दोनों भी कवर कर रही है। फोर्सिकल फीलिंग है, सेक्सुअल नेचर जो है वो,
फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, गिल्ट है, सुपरस्टिशियस है। अगर आप ये सब देखेंगे, अगर आप देखेंगे ना, एकदम साइकोटिक बैकग्राउंड है। बहुत ही साइकोटिक बैकग्राउंड है ये पेशेंट का, अगर देखेंगे आप तो। एक डोज दिया गया था मैडोनाइनम का ये पेशेंट को। ओके। 1 महीने के बाद मैंने बुलाया था ये पेशेंट को। अब यहाँ पर कैसा है कि पेशेंट को सिर्फ एक ही डोज देके पेशेंट को यहाँ पे रेमेडी भी बताना पड़ता है कनाडा में। एक डोज पेशेंट को देके मैंने 1 महीने के बाद बुलाया था उसको। सैक्लेक वगैरह हम नहीं देख सकते यहाँ पर कनाडा में। तो मेडोनाम का सिर्फ एक डोज दिया था, 1 महीने के बाद बुलाया था, लेकिन वो पेशेंट आई 2.5 मंथ्स के बाद। और जब आई मेरे पास तो उसने बोला मुझे कि 21 डेज, 21 दिनों के बाद, मेडोनाम के 21 दिन के बाद मुझे अचानक से थिक व्हाइट येलोइश डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया, पर वजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज था वो गोनोरिया की तरह था। लेकिन मेरे पास बहुत बहुत टाइम से मेरे पास कोई पार्टनर भी नहीं है। बहुत टाइम से मैंने इंटरकोर्स भी नहीं किया है मैंने। लेकिन मुझे लगा कि ये कंप्लीट गोनोरिया की तरह ही है। लेकिन मैंने टेस्ट वगैरह नहीं किया, क्योंकि कुछ मेरे अभी रिसेंट रिलेशनशिप नहीं हुए थे। और 3 दिन के बाद ये डिस्चार्ज चले गया। अब पेशेंट ने ये हिस्ट्री में बताया नहीं था मुझे, लेकिन उसके पास पास्ट हिस्ट्री था गोनोरिया का। ओके, पास्ट हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया। ओके, तो अब क्या हो रहा है ये केस के अंदर में, ओल्ड सिम्टम्स आर कमिंग बैक। ठीक है। और पेशेंट को जो भी साइटिका के जो कंप्लेंट्स थे वो 20 to 30% कम हो गए थे, बाकी जो भी कंप्लेंट्स थे वो। और जो अल्सर था वो ऑलमोस्ट 80%, जब वो 2.5 महीने के बाद आई, ऑलमोस्ट 80% वो अल्सर ठीक हो गया था। जो 1.5 साल से अल्सर हील नहीं हो रहा था, वो 2.5 महीने के अंदर वो अल्सर ऑलमोस्ट 80% ठीक हो गया। ठीक है। अब मुझे मेडोनाइनम फिर से रिपीट करना था। मैंने मेडोनाइनम 200 दिया था वो टाइम पे। मैंने फिर ये पेशेंट को LM2 स्टार्ट किया, मेडोनाइनम LM2 3 4, और करंटली अभी LM5 में 5 पर है ये पेशेंट। लास्ट फॉलोअप जो था अराउंड LM5 पे था वो, ये पेशेंट। अल्सर तो जो था वो 4 महीनों में कम्प्लीटली ठीक हो गया था, हील हो गया था। ठीक है। साइटिका जो पेन्स थे LM5 अभी ले रही थी पेशेंट रिसेंटली, साइटिका पेन्स भी कंप्लीट चले गए थे। मेंसेस के अंदर के टाइम पे डिस्मेनोरिया वगैरह नहीं होता है पेशेंट को, अभी ब्लीडिंग भी एकदम नॉर्मल है, हेडेक्स वगैरह भी नहीं है। पेशेंट बोलती है कि आई फील कॉन्फिडेंट, और मुझे डर वगैरह भी नहीं है अब। और किलो वजन कम हो गया पेशेंट का। सिर्फ यही दवाई ले रही है होम्योपैथी की, और कुछ नहीं लिया है पेशेंट ने। ना उसने जंक फूड कम किया है, ना एक्सरसाइजेस और डाइटिंग उसका कम हुआ है। ठीक है। डाइटिंग एक्सरसाइजेस वगैरह भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी वजन कम हुआ है। फूड क्रेविंग्स वो बोल रही है कि कंट्रोल में है, और वो एक रीजन है जिसकी वजह से उसका डाइट की वजह से वजन कम हो गया रहेगा उसका, पेशेंट का अराउंड 6 किलो कम हुआ है वजन। तो ओवरऑल आप देखेंगे किस तरह से हेरिंग लॉ फॉलो हुआ ये पेशेंट के अंदर, किस तरह से मेडोनाइनम सिलेक्ट किया गया था। बहुत सारे रेमेडीज है इसके अंदर जो क्लोज आ रहे थे, कार्सिनोसिन, और फिर स्टेफिजेरिया, फास्फोरस, कैल्केरिया कार्ब भी था जिसका ये पेशेंट बहुत क्लोज थी, कैल्केरिया कार्ब भी। बट मेडोनाइनम कंप्लीट पिक्चर फिट कर रहा था, मेडोनाइनम दिया गया था ये पेशेंट को। और अब देख रहे हैं कि किस तरह से ये पेशेंट काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है ये पेशेंट। ठीक है। आई थिंक हमारे पास टाइम सिर्फ अब 5 मिनट का है। तो अगर किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है, तो आप मुझे पूछें। और थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सब केसेस वगैरह पसंद आए। और अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे प्लीज बताएं। सर सर एक आई थिंक आपने जो रेमेडी सजेस्ट किया था उसके लिए ही एक मेडिसिन आई है चैट बॉक्स में, स्टेप्स के लिए जो आपने मेडोडाइनम का बोला था उसके लिए। और कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है। नहीं है ना? ओके, हाँ, अच्छा, मैंने ये तो ऑलरेडी स्टेफिस एग्रा वगैरह तो मैंने बताया था। यस डॉक्टर राम, स्टेफिस एग्रा बहुत क्लोज था ये केस के अंदर। लेकिन ये जो पेशेंट का जो गुस्सा था ना, वो गुस्सा अ, जो मैंने देखा था ये पेशेंट के अंदर सर, कि जो गुस्सा था ये पेशेंट का स्टेफिस एग्रा का, वो सप्रेस्ड एंगर नहीं था। बहुत ही एक्सप्रेसिव थी ये पेशेंट। गुस्सा रहेगा तो वायलेंस वगैरह काफी था ये पेशेंट के अंदर। तो वो हिसाब से मैंने वो मेडोनाइनम का जो पिक्चर होता है एंगर वगैरह का, उस तरह का पिक्चर था, स्टेफिस वगैरह की तरह नहीं लगा था मुझे। तो इसीलिए मैंने फिर मेडोनाइनम दिया था। और वो जो पूरा पिक्चर था उसका, प्रोमिस्क्यूटी जो नेचर था उसका,
90 ईयर्स की एज में ही प्रेगनेंसी हो गया था, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स थे, वो बेसिस पे मेडोरेनम दिया गया था ये पेशेंट को। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू दीपमाला, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर फैसल मोहम्मद हनीफ। थैंक यू सो मच बहुत सर। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बताए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी कोई जरूरी नहीं है कि आपको मेडोनियम से ठीक हुआ, हो सकता है हम देते हैं स्टिप्स से भी ठीक हो। एग्जैक्टली ऐसी सर, बात यस। होता कैसे या बात होता है ना। द रोल ऑफ साइकोटिक, यानी साइकोटिक का जो रोल होता है, तो सभी दवा में 16 साइकोटिक सिक्लिटिक है, लेकिन जो है किंग ऑफ एंटी साइकोटिक रेमेडी, तो किंग ऑफ एंटी साइकोटिक रेमेडी तो थूजा ही है, और यस व्हाट एग्जैक्टली। क्वीन ऑफ एंटी सर साइकोटिक रेमेडी मेडोइनम सर है। डॉक्टर क्वीन रामपुर ऑफ, डॉक्टर रामपुर सर क्वीन। सर इसी टॉपिक पे उसी में सानी सर ने बोला ना कि कोई भी मेडिसिन किंग नहीं है, छोड़िए क्वीन ना, नहीं है, सानी सर साहब क्या बताओ। करते हैं, सानी साहब क्या करते हैं, सानी साहब करेंगे ना। हमारा बोलना काम है, हम जितना जानते हैं हम बोलते हैं, सर सानी नहीं साहब वो जितना तो जानते हैं मालूम वो है। बोलते हैं। तो बस खत्म हो अभी गया। सर ने वो आप, अभी एक्चुअली हमने कहा कि अभी अच्छा सर ने सबसे ज्यादा, नहीं नहीं, उनकी जितनी जानकारी है वो बोलते हैं, हमको जितनी जानकारी है हम बोलते हैं। हमने पेशेंट ठीक किया है तो हम बोलेंगे ही, हैं? अभी बिल्कुल मेडोनियम से बिल्कुल पेशेंट ठीक किए हैं, तो हम कहेंगे ना कि एंटी साइकोटिक रेमेडी दिए, सप्रेशन ऑफ साइकोटिक, है ना। तब ना आप गोनोरिया का लक्षण ग्रीनिश जो है डिस्चार्ज हुआ उसमें से, तो बैकग्राउंड ऑफ सप्रेशन साइकोटिक। तो चलिए, देखिए किसी का हमको नहीं कहना है कौन क्या कहते हैं। हमने तो बहुत लोग नहीं नहीं कलकलिया सर काफ से सर ठीक करते हैं, हम सल्फर से सॉरी ठीक सर, करते देखिए हैं, तो मेरा बात सल्फर। आपको काटने का नहीं था, बट सेम इसी टॉपिक सर ने उस दिन बताया था, इसलिए मैंने अपना आपको मैंने ये बताया। सर हाँ ने जो नहीं, भी किया वो ठीक है, टोटलिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है उनका मेडिसिन मेडोरिनम पे बहुत आया, हो सकता है मे बी बहुत स्टेफिस ही बढ़िया, आए इस बहुत पर। बहुत बढ़िया बताए। कोई ऐसा, सानी साहब कहते हैं कि हेयर ट्रांसमिशन से करते हैं, बहुत लोग कहते हैं हेयर ट्रांसमिशन गलत है, तो हम क्या कहेंगे। तो ये सब कोई बिल्कुल सर। जाति नहीं है, जिससे पेशेंट ठीक होता है। सबका एंगल ऑफ ट्रीटमेंट है, किस एंगल से ट्रीटमेंट कर रहा है लोग। हम लोग जो मान लिया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल, सिम्टोलॉजिकल एंगल एंड मियाग्नेटिकल एंगल, देन पैथोलॉजिकल एंगल। बिल्कुल 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 सर, अब एक्चुअली हाँ अब हमारा टाइम भी हाँ, खत्म हो गया है, तो तो अब मुझे डॉक्टर हाँ डॉक्टर वोट ऑफ एस थैंक्स देना। चंद्रा है एमबीबीएस। हेलो हेलो जरा सा, डॉक्टर हाँ एस यस यस चंद्रा एमबीबीएस है, पटना में बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, और वह मियाग्नेटिकल और पैथोलॉजिकल एंगल से करते हैं, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा चलता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जो है होम्योपैथिक को बहुत अच्छा, घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक ले जाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद साहब। थैंक यू। हाँ थैंक यू डॉक्टर फैसल, आपने बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। ऐसे ही धन्यवाद। आप फिर से हाँ आप फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे आइए और अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पे साझा करिए। सो थैंक यू सर। अब हमारा हिंदी सेशन भी खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो अब यह मंच में डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। जस्ट मिनट वेट सर, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। आई मेक यू होस्ट सर।